नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बजाज फाइनेंस का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जिस प्रकार की न्यूज़ निकल कर आ रही है जियो फाइनेंस के बारे में, जिस प्रकार ब्रोकर अलग अलग नीचे की टारगेट दे रहे हैं, कुछ ब्रोकर ऊपर की टारगेट दे रहे हैं, इस हिसाब से बजाज फाइनेंस में जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी परेशान नजर आते हैं। पिछले काफ़ी समय से देखें तो बजाज फाइनेंस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। हम लोग सारी बातों को डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंस के आने से बजाज फाइनेंस पर क्या असर पड़ सकता है, आने वाले समय में बजाज फाइनेंस में हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसके साथ हमें क्या करनी चाहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ब्रोकर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो नजर आएगा कि एम्बिट कैपिटल एक ब्रोकरेज फर्म है। इन्होंने बजाज फाइनेंस में सेल की रेटिंग दी है क्योंकि इनको लगता है कि बजाज फाइनेंस में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ है वो रुक सा जाएगा, और इन्होंने टारगेट दिया है 5028 रुपीज का, और इन्होंने सेल की रेटिंग दी है। दूसरी तरफ देखें तो मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्होंने बाय की रेटिंग दी है, और इनका कहना है करेंट मार्केट प्राइस से 40% स्टॉक ऊपर जा सकता है, और इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 8000 रुपीज का। और दोनों न्यूज के बीच में अंतर देखें तो ज़्यादा समय का अंतर नहीं है। अगर आप डेट देखेंगे तो ये न्यूज 16 मार्च का है, और एम्बिट कैपिटल ने जो टारगेट दिया था उसका डेट देखेंगे तो 8 मार्च का है। मार्केट में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, दो तरीका का पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है। एक ब्रोकर का कहना है कि स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, 5000 रुपीज तक चले जाएगा, और दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है कि आपको खरीदना चाहिए, स्टॉक 8000 रुपीज तक चले जाएगा। अब दोस्तों, एंड में जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक में क्या होने की संभावना है। अब दोस्तों, एम्बिट कैपिटल ने जो सेल की रेटिंग दी है उसके पीछे इन्होंने रीजन दिया है कि बजाज फाइनेंस का ग्रोथ पिछले 2 दशक में देखें तो बहुत ही अच्छा नजर आता है। अगर आप किसी भी बैंक से कंपैरिजन करेंगे ग्रोथ के मामले में तो बजाज फाइनेंस का ग्रोथ आपको सबसे बेटर नजर आएगा। बजाज फाइनेंस के पास एनबीएफसी में देखें तो अकेले 45% मार्केट शेयर है, और कंपनी मार्केट की लीडर कंपनी है एनबीएफसी सेक्टर में देखें तो। अब दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज को देखते हैं। आरबीआई के पास बजाज फाइनेंस ने एक एप्लीकेशन दिया था, रिक्वेस्ट किया था कि हम अपने बिजनेस को, लैंडिंग बिजनेस को फिलीपींस में भी फैलाना चाहते हैं, और इसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट डाला था जिसको आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि फिलीपींस इससे पहले एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रह चुका है। एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि दुनिया भर में टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर नजर रखती है। जो भी देश टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग करती हुई पाई जाती है उसके ऊपर ये बैन लगाते हैं, बहुत तरीका का रिस्ट्रिक्शंस लगता है। और फिलीपींस को देखें तो ये एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रह चुका है। ऐसे में अगर बजाज फाइनेंस अपने बिजनेस को फिलीपींस में फैलाता है, कल को ऐसी घटना होती है और फिलीपींस अगर ग्रे लिस्ट में चले जाता है तो बजाज फाइनेंस के ऊपर इसका बहुत निगेटिव असर हो सकता है, जो कि इंडिया के ऊपर भी इसका निगेटिव असर हो सकता है। इसलिए आरबीआई ने इनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों, ग्रोथ कहीं से भी आनी चाहिए। अब बजाज फाइनेंस चाहे फिलीपींस में बिजनेस करे, चाहे अमेरिका में बिजनेस करे, या कहीं भी बिजनेस करे, लेकिन इन्वेस्टर को क्या मतलब है कि कंपनी में सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ कंटिन्यू होना चाहिए। और दोस्तों, इसी ग्रोथ का कंसर्न की वजह से अभी स्टॉक में बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में रिलायंस जियो अपने फाइनेंशियल सर्विस को लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और दोस्तों, ये भी एक एनबीएफसी टाइप की होगी। अब दोस्तों, समझने वाली बात है कि बजाज फाइनेंस ने आज तक इतना अच्छा ग्रोथ क्यों दिया था। क्योंकि बजाज फाइनेंस के बिजनेस में 2 मोड था, एक था टेक्नोलॉजी का मोड और दूसरा था डेटा का मोड। बजाज फाइनेंस के पास कस्टमर का इतना ज्यादा डेटा है और इतना डिटेल में है, किस कस्टमर को कितना लोन देंगे तो वो लोन हम रिकवर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप बजाज फाइनेंस का एनपीए देखेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो वो बहुत ही कम है, अंडर 0.5% आपको नजर आता है। बहुत ही बुरे सिचुएशन में भी कंपनी का एनपीए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है।
अब दोस्तों एनपीए का सिंपल मतलब समझे, अगर कंपनी 100 रुपए का लोन देती है तो कितना परसेंट लोन कंपनी रिकवर कर पाती है। तो ये परसेंटेज बहुत ही हाई है, 99.5% से भी ज्यादा परसेंट में कंपनी रिकवर कर लेती है। लेकिन दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस आने से ये दोनों ही मोड जियो के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एक है नेटवर्क का मोड। अगर देखेंगे जियो के पास रिटेल का बिजनेस है और 17,000 रिटेल स्टोर इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूसरा है जियो के पास 40 करोड़ का कस्टमर बेस है जो कि जियो का टेलीकॉम सर्विस इस्तेमाल करते हैं और जियो को पता है कौन कस्टमर किस तरीका से खर्च करते हैं, तो काफी बड़ा डेटाबेस जियो के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। नेटवर्क भी है, डेटा भी है और जियो का टेक्नोलॉजी भी हाईटेक है, तो हर तरीका से ये बजाज फाइनेंस को टक्कर देने के रूप में नजर आती है। अब दोस्तों एनबीएफसी में कोई और कंपनी उतर रही होती तो ये इतनी कंसर्न वाली बात नहीं होती, इतनी ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन रिलायंस का बात बिल्कुल अलग है। कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, कंपनी का ट्रस्ट फैक्टर काफी अच्छा है, नेटवर्क कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कंपनी के पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, साथ में कंपनी के पास जो डीप पॉकेट का मोड है, डीप पॉकेट मतलब कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश रिजर्व है। तो हर तरीका से जियो फाइनेंशियल सर्विस बजाज फाइनेंस को टक्कर देने के रूप में नजर आती है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या रिलायंस जियो उसी तरीका से मार्केट को डिसरप्ट कर पाएगी जिस तरीका से उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में किया था। आप देखेंगे जब जियो लॉन्च हुआ था बिल्कुल इन्होंने इस्टेब्लिश कंपनियों की छुट्टी कर दी, जिस तरीका से इन्होंने वोडाफोन आइडिया को बर्बाद कर दिया। एयरटेल को देखें तो एयरटेल मार्केट की लीडर कंपनी थी और एयरटेल भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने ग्रोथ के लिए। तो ऐसा ही क्या एनबीएफसी सेक्टर में भी हो जाएगा? दोस्तों ये सवाल बहुत ही वाजिब है क्योंकि जिस तरीका का रिलायंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मार्केट को पूरी तरीका से डिसरप्ट करने का, वो काफी कंसर्निंग बात है। अब दोस्तों इसके लिए बजाज फाइनेंस भी काफी हद तक तैयार है, इसलिए उन्होंने फिलीपींस में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का कोशिश किया जो कि नहीं हो पाया। देखिए दोस्तों अगर फिलीपींस में बिजनेस एक्सपेंड नहीं भी कर पाया तो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, रिलायंस के लिए भी जगह है, बजाज फाइनेंस के लिए भी जगह है। लेकिन सवाल यही है क्या बजाज फाइनेंस का मार्केट शेयर कम होगा? अगर बजाज फाइनेंस का मार्केट शेयर जो कि अभी 45% है ये 1-2% से भी कम होता है दोस्तों, तो ये बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर के लिए काफी कंसर्निंग बात होगी। क्योंकि दोस्तों जब किसी कंपनी का मार्केट शेयर कम होता है तो आप समझिए कंपनी उस हिसाब से रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर पाएगी जिस हिसाब से इन्वेस्टर ने एक्सपेक्ट किया था और इन्वेस्टमेंट किया था। अब दोस्तों ऐसे में सवाल आता है क्या हमें बजाज फाइनेंस को सेल कर देना चाहिए? देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मैं भी बजाज फाइनेंस में बहुत ही हेवीली इन्वेस्टेड हूं और निफ्टी 50 की देखें तो ऐसी ग्रोथ वाली कोई भी कंपनी आपको नजर नहीं आएगी जैसा ग्रोथ आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिलता है। एक ब्लू चिप कंपनी है लेकिन जो टक्कर आ रहा है वो बहुत बड़े प्लेयर से आ रहा है, रिलायंस जैसी कंपनी से आ रहा है। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, डेटा भी है, डीप पॉकेट का भी मोड है, कैश रिच कंपनी है और साथ में कंपनी के पास नेटवर्क भी ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसे में यह सवाल उठना बहुत जायज है। अभी के समय मैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करने वाला हूं दोस्तों, अभी मैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहने वाला हूं। मैं एक भी स्टॉक को सेल नहीं करने वाला हूं क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर सेल करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है दोस्तों। और ये कंपटीशन वाली बात आज से नहीं हो रही है दोस्तों, बहुत पहले से हो रही है। अगर पेंट सेक्टर में देखें तो एशियन पेंट को टक्कर देने के लिए फॉरेन की कंपनी आई थी, तब ऐसी बात हुई थी 2010-11 में कि एशियन पेंट का ग्रोथ रुक जाएगा। लेकिन 2010-11 से आज के दौर में देखिए एशियन पेंट ने 10 गुना रिटर्न बना कर दिया है। सेम कहानी बर्जर पेंट के साथ भी वही हो रहा था। अब दोस्तों पुरानी बात छोड़िए, 2010 की बात हटाते हैं, अभी रिसेंट का एग्जांपल देखें। ग्रासिम ने अनाउंस किया कि ये अपने पेंट बिजनेस में 10,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिससे ये अपने पेंट बिजनेस में सेकंड पोजीशन पर आना चाहते हैं एशियन पेंट के बाद। जैसे ही ये न्यूज निकल कर आती है एशियन पेंट का स्टॉक बुरी तरीका से गिरता है, 2,500 रुपीज पर आ जाता है।
उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे 2000 रुपीज चले जाएगा, 1500 चले जाएगा और पता नहीं क्या क्या लेवल बता रहे थे। लेकिन होता क्या है, स्टॉक में बहुत फास्ट रिकवरी होती है और दोबारा उस प्राइस पर स्टॉक कभी भी नहीं गया है। और अगर मार्केट बुरी तरीका से नहीं गिरता है तो शायद कभी भी दोबारा उस प्राइस पर नहीं जाएगा। जैसे जैसे इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, वैसे वैसे अलग अलग कंपनी मार्केट को कैपिटलाइज करने के लिए हर बिजनेस में उतरने का प्रयास करेगी। लेकिन जिस कंपनी के बिजनेस में दम होगा वो कंपनी सरवाइव करेगी, जिस कंपनी के बिजनेस में दम नहीं होगा वो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये सिंपल सा थ्योरी है दोस्तों। मोनोपोली जैसा कुछ नहीं होता है, मोनोपोली बनाने में सालों लग जाते हैं और एशियन पेंट का जो मोनोपोली है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब अगर टक्कर की बात कर ही रहे हैं तो ग्रासिम के पास भी अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस हिसाब से देखें तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं रह पाएंगे अगर आप कंपटीशन के न्यूज को देखकर सेल कर देते हैं। तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आने वाले समय में देखना पड़ेगा किस तरीका का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। अब दोस्तों कंपटीशन की बात ही चल रही है तो एक और कंपटीशन देख लीजिए। रिलायंस रिटेल ने कैंपा कोला को लॉन्च कर दिया है और ये सॉफ्ट ड्रिंक के भी मार्केट में उतर चुके हैं। और दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में उतरते ही जो मार्केट लीडर कंपनी है कोको कोला, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी आप सभी को पता है, उनको अपने कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कम करना पड़ा। जो कि 15 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक आता था 200 ml का बॉटल, उसका प्राइस 15 से उनको 10 करना पड़ा। क्योंकि कैंपा कोला के 500 ml का प्राइस 20 रुपीज है। तो देखिए दोस्तों मार्केट में कंपटीशन है। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में देखें उसमें भी रिलायंस उतर चुका है। इस हिसाब से देखें तो आपको VBL को भी सेल करना पड़ेगा क्योंकि रिलायंस सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में उतर चुका है। तो आने वाले समय में पेप्सी की जो फ्रेंचाइजी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ सकता है। तो दोस्तों कंपटीशन कहां पर नहीं है, हर एक जगह में कंपटीशन है। आप कहीं पर भी नजर उठाकर देख लीजिए, किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करिए या केमिकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, आपको हर जगह कंपटीशन नजर आएगा। इसलिए दोस्तों इस तरीका की न्यूज को देखकर आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए, मार्केट को ट्रैक करना चाहिए। जिस भी तरीका का डेवलपमेंट होता है मैं ट्रैक खुद करने वाला हूं, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस का ग्रोथ कम हो गया है या मार्केट में इसका शेयर कम हो रहा है, वैसे ही मैं आपको भी इन्फॉर्म कर दूंगा। और जब कंपनी में ग्रोथ रुक जाएगी तो मैं भी इस कंपनी से एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन जब तक कंपनी के ग्रोथ में मुझे कमी नजर नहीं आएगी और ये डेटा में मुझे निकल कर नहीं आता हुआ दिखाई देगा, तब तक मैं इस कंपनी के एक भी स्टॉक को सेल नहीं करने वाला हूं। जितने भी स्टॉक है मेरे पास, मैं सारे स्टॉक को होल्ड करने वाला हूं। अब दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी की बात करें, क्या इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? दोस्तों मुझे लगता है कि करेंट मार्केट प्राइस के आसपास किया जा सकता है। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें 5650 रुपीज पर इसका सपोर्ट है, जो कि एक छोटा मोटा सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट आपको 5500 रुपीज पर नजर आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 5200 रुपीज पर नजर आएगा। अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको एवरेज डाउन करने के लिए 5500 रुपीज का इंतजार करना चाहिए, या फिर आप चाहें तो एक एक दो क्वांटिटी में आप 5650 रुपीज पर भी एवरेज डाउन कर सकते हैं। किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो वो करेंट मार्केट प्राइस से इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक एक दो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिएगा। अभी स्टॉक के ऊपर प्रेशर है तो हो सकता है स्टॉक आपको 5500 रुपीज तक भी चले जाए, या बहुत बुरी सिचुएशन होती है तो 5250 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि बजाज फाइनेंस में ग्रोथ आएगा या फिर जियो फाइनेंस की वजह से बजाज फाइनेंस में ग्रोथ रुक जाएगा। आपका व्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे भी आपका व्यूज जानने में काफी इंटरेस्ट है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।